जी नमस्कार मित्रों, स्मार्ट स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व भूगोल की। और आज से हम लोग अपनी विश्व भूगोल की कक्षाएं आरंभ कर रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड के अंतर्गत सूर्य कैसे आया, सूर्य के अंतर्गत ग्रह कैसे आए, क्षुद्र ग्रह कैसे आए। ये सारी चीज़ें हम लोग ब्रह्मांड के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जलमंडल, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल, वायुमंडल के बाद पढ़ेंगे स्थलमंडल। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग अपने सारे टॉपिक क्लियर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और अपने विश्व भूगोल की जो कक्षाएं हैं उसको समाप्त करेंगे। चलिए आज बात करते हैं हम लोग कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में तमाम लोगों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए, जिसमें से सबसे जो अच्छा मत था वो है बिग बैंग सिद्धांत, अर्थात महाविस्फोट सिद्धांत। इस महाविस्फोट सिद्धांत को एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉर्ज लेमेट्रे, जो बेल्जियम के रहने वाले थे। इन्होंने ही बिग बैंग सिद्धांत अर्थात महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? जॉर्ज लेमेट्रे, जो बेल्जियम के रहने वाले थे। इन्होंने ही सबसे पहले महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले सारे खगोल के पिंड, जिनमें तारे, ग्रह, गैलेक्सी, धूमकेतु तथा कुछ अन्य संगम पिंड थे, और ये सारे पिंड जो थे वो एक साथ थे इकट्ठा। फिर इस पिंड में एक विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद में ये सारे पिंड अलग अलग टुकड़ों में बट गए। इस कालक्रम में इस पिंड में एक विस्फोट हुआ तथा सघन पिंड अनेक ब्रह्मांडीय पदार्थों के रूप में दूर कर छिटक गए, जिसे हम गैलेक्सी के रूप में देखते हैं। आज भी गैलेक्सियाँ एक दूसरे से दूर जा रही हैं तथा ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है, ना कि संकुचन। संकुचन का मीन्स होता है कि सिकुड़ना। तो ब्रह्मांड का अभी तक संकुचन नहीं हो रहा है, जबकि ब्रह्मांड अभी भी हमारा विस्तरित हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये बताया किसने? बिग बैंग सिद्धांत अर्थात जॉर्ज लेमेट्रे, जो बेल्जियम के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि जो हमारी गैलेक्सी है ये कैसे बनी, ब्रह्मांड हमारा कैसे बना। ये सारी बातें बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार बताई गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। गैलेक्सी कैसे बनी? इस महाविस्फोट सिद्धांत के अंतर्गत गैलेक्सी, जिसे हिंदी में कहते हैं मंदाग्नि, ये कैसे बनी? महाविस्फोट सिद्धांत के बाद या महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड कई गैलेक्सियों में विभक्त हो गया। ब्रह्मांड जो था कई गैलेक्सियों में, जैसे ये एक ब्रह्मांड है, इसमें विस्फोट होगा तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर हमारी बन गई, और इन्हीं को बोला गया क्या? गैलेक्सी। इन्हीं को बोला गया क्या? गैलेक्सी। और ब्रह्मांड में एक नहीं, हजारों लाखों गैलेक्सियाँ हैं। ब्रह्मांड में हजारों लाखों गैलेक्सियाँ हैं। एक केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते अरबों तारों का एक समूह क्या बोला जाता है? गैलेक्सी कहलाता है। तो गैलेक्सी क्या है? तारों का एक समूह। गैलेक्सी तारों का एक समूह है। अनुमान क्या है? ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं। मतलब ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो 100 अरब गैलेक्सियों से मिलकर हुआ है। और एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं, और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सियां हैं। 100 अरब गैलेक्सियां हैं, और एक गैलेक्सी में 100 अरब स्टार हैं। एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। अच्छा, गैलेक्सी का केंद्र को बल्ज कहते हैं। जो एक गैलेक्सी है इसके केंद्र को बोलते हैं क्या? बल्ज। गैलेक्सी के केंद्र को बोलते हैं बल्ज। और बल्ज में तारों का घनत्व अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा होता है। बल्ज में जो तारे होते हैं उसमें जो इनका घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि तारे एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं, और केंद्र से बाहर की ओर जाने पर तारों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तथा घनत्व भी धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाता है। तो गैलेक्सियों के बारे में हमने बात की। क्या बात की? कि एक ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद में गैलेक्सियाँ छोटी छोटी बनी। तो कितनी हैं ये? लगभग इनकी संख्या है 100 अरब। और हर एक गैलेक्सी में जो तारों की संख्या है वो कितनी है? 100
अरब तारे, 100 अरब तारे। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ गैलेक्सियों के बारे में छोटे छोटे तथ्य उनके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की मंदाकिनी अर्थात पृथ्वी की गैलेक्सी कौन सी है, उसका नाम है क्या, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, या इसे कहते हैं मिल्की वे भी। पृथ्वी की मंदाकिनी कौन सी है, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला। अब जो ये हमारी मंदाकिनी है, इसका आकार पूछा जाता है कि इसका आकार कैसा है। तो ये जो मंदाकिनियाँ पृथ्वी में बनी हुई हैं या ब्रह्मांड के बाद में जो मंदाकिनियाँ बनी, वो 2-3 टाइप की हैं। कौन कौन सी हैं, जरा हम आपको बताते हैं उसके बारे में। सबसे पहली है एक स्पाइरल गैलेक्सी, स्पाइरल, सबसे पहली है स्पाइरल गैलेक्सी। और ये कैसी होती है, ये जो शेप है ये है स्पाइरल गैलेक्सी की। और जो स्पाइरल गैलेक्सी है यही हमारी क्या है, आकाशगंगा। तो आकाशगंगा की शेप कैसी है, स्पाइरल, अर्थात पृथ्वी की मंदाकिनी की शेप कैसी है, स्पाइरल। ठीक, इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो गैलेक्सी है, जैसे उसे बोलते हैं हम लोग इर्रेगुलर, मतलब अनियमित, वो टेढ़ी मेढ़ी इस टाइप से ऐसी बनी हुई है। तो ये हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, हम लोगों को केवल कौन सी पढ़ना है, आकाशगंगा जो हमारी स्पाइरल गैलेक्सी इस टाइप से बनी हुई है। चलो अच्छा आगे देखते हैं। पृथ्वी के निकटतम गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा, या इसका दूसरा नाम है क्या, देवयानी। पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा या दुग्ध मेखला या मिल्की वे, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अच्छा, लेकिन पृथ्वी के निकटतम गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा या देवयानी। हाल ही में अब तक की ज्ञात सबसे बड़ी गैलेक्सी, हाल ही में अब तक की ज्ञात सबसे बड़ी, उसका नाम है क्या, ड्वार्फ गैलेक्सी। गैलेक्सियों का समूह को क्या बोला था, ल्यूमन अल्फा ब्लॉक। गैलेक्सियों का समूह, छोटी छोटी गैलेक्सियाँ जो हमारी 1000 गैलेक्सियाँ बताई गई हैं, 100 अरब गैलेक्सियाँ बताई गई हैं, इसका ये जो समूह है इसको बोलते हैं क्या, ल्यूमन अल्फा ब्लॉक। चलिए आगे बात करते हैं कि आकाशगंगा जो हमारी मंदाकिनी है, आकाशगंगा, मंदाकिनी या मिल्की वे या दुग्ध मेखला, जो भी इसके नाम हैं आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ब्रह्मांड के 100 अरब गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी का नाम है क्या, आकाशगंगा। हमारा सूर्य अर्थात सौरमंडल का मुखिया, क्वेश्चन पूछा था कि सौरमंडल का मुखिया कौन है, आंसर क्या होना चाहिए, सूर्य। सौरमंडल का मुखिया सूर्य जिस गैलेक्सी में स्थित है उसे क्या बोला जाता है, आकाशगंगा। सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है, आकाशगंगा। और पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का। सूर्य 25 वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर लगा रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। मतलब सूर्य जो है वो 25 वर्ष में एक चक्कर लगा लेता है पूरे ब्रह्मांड का। ठीक है, जैसे सूर्य जो है वो 25 वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा लेता है, इसी चक्कर को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रह्मांड वर्ष। आपने देखा होगा कभी कभी जब चांद निकलता है और बिल्कुल सफ़ेदी होती है चांद में, तो चंद्रमा रहित आसमान में रात में सफ़ेद रंग की धुंधली सी चादर दिखाई देती है जो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आकाशगंगा। इसी का क्या नाम है, आकाशगंगा या मिल्की वे। इसी का नाम है आकाशगंगा या मिल्की वे, इसे हम लोग बोलते हैं। मतलब जब चंद्रमा नहीं होता है तो उस रात में एक धुंधली सी पट्टी दिखाई देती है जो साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हुई दिखती है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मिल्की वे। मिल्की वे अर्थात आकाशगंगा। आकाशगंगा के पास सबसे नज़दीक गैलेक्सी का नाम क्या है, एंड्रोमेडा, जी ऊपर पड़ी हुई है हम लोगों ने। एरियन नेबुला आकाशगंगा का सबसे चमकीले तारों का एक समूह है। कौन सा, एरियन नेबुला। एरियन नेबुला क्या है, आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का एक समूह है, जिसे बोला जाता है एरियन नेबुला। कुछ और तारे हैं, डॉग स्टार या साइरस जिसे बोलते हैं। सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा, परंतु सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा परंतु रात में सूर्य की अनुपस्थिति में देखा जाता है। रात में जब सूर्य नहीं होता है तो इसको हम लोग देख सकते हैं। और ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, या पृथ्वी का सबसे चमकीला तारा कौन है, तो उसका नाम है क्या, सन।
सन के बाद दूसरा तारा साइरस या डॉग स्टार। सूर्य के बाद सबसे चमकीला पिंड, उसका नाम है चंद्रमा, तथा चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला पिंड शुक्र है। सूर्य के बाद चमकीला पिंड मून, और मून के बाद शुक्र। ठीक, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं मतलब तारे जो हैं वो दिखते हैं, लेकिन लेकिन ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। इसका कारण क्या है? तारों के पास अपना ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रहों के पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। ये जो ग्रह हैं ये तारों से ही प्रकाश लेते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा। प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा। एरियन नेबुला, एरियन नेबुला क्या है? आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का एक समूह है। डॉग स्टार क्या है? सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा। सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा। सूर्य के बाद सबसे चमकीला पिंड चंद्रमा, तथा चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला पिंड शुक्र। क्लियर। और सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा कौन है? सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ब्रह्मांडीय दूरी नापने के लिए जो मापक है यंत्र, उसे बोलता है क्या? प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांडीय दूरी को नापने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं क्या? प्रकाश वर्ष, जिसकी इकाई है एक प्रकाश वर्ष। क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को बोलते हैं क्या? प्रकाश वर्ष। कितनी होती है ये? 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर, या मीटर में लिखेंगे तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। सबसे पहले 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से रात में तारों का अध्ययन किया। सबसे पहले किसने देखा तारों को? गैलीलियो ने। क्या देखा? गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से ऐसे तारों की खोज की जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। उन्होंने ऐसे तारों की खोज, किसने? गैलीलियो ने। किसकी सहायता से? दूरबीन की सहायता से। दूरबीन की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने ही की है। तारा, अब देखते हैं, तारे की बात करते हैं। तारा क्या होता है? मतलब स्टार। तारों में अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है, जिनके ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है? आपस में जुड़ना, आपस में जुड़ना, उसे बोलते हैं क्या? नाभिकीय संलयन क्रिया। तारों में अपार मात्रा में हाइड्रोजन होता है तथा यह तारों का ईंधन होता है। तारों में क्या होती है? हाइड्रोजन, और वही तारों का क्या है? ईंधन, जिससे तारे चमकीले होते हैं, मतलब जिससे तारे चमकते हैं। नोट में देखते हैं क्या लिखा है। जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करें तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन क्रिया कहते हैं। जब हाइड्रोजन 4 मिलते हैं तो क्या बनता है? तब हमारा बनता है क्या? तब हमारा बनता है हीलियम का एक परमाणु। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, हीलियम हमारा तैयार हो गया। अर्थात ये जो क्रिया हुई है इसे बोलते हैं क्या? नाभिकीय संलयन क्रिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य में जो क्रिया होती है वो कौन सी है? तो आंसर क्या होना चाहिए? नाभिकीय संलयन की क्रिया होनी चाहिए। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदल जाती है। हाइड्रोजन ही हीलियम में बदल जाती है। क्लियर? हाइड्रोजन ही हीलियम में बदल जाती है। कौन? नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछा जाता है कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है या हीलियम हाइड्रोजन में बदलती है? तो आंसर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है। कभी कभी आपने दिमाग में आया होगा कि कभी ना कभी तो इस जो ये तारे हैं इनमें हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी तो आगे क्या होगा? हाइड्रोजन समाप्त होने पर तो आगे क्या होगा?
क्योंकि हाइड्रोजन है तभी तक तो सूर्य जिंदा है, नहीं तो फिर सूर्य भी समाप्त हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। तारे का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित तथा गर्म हो जाता है। जब तारे में हाइड्रोजन गैस जो है वो समाप्त हो जाएगी तो तारे का जो केंद्रीय भाग है वो संकुचित हो जाएगा तथा कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। किंतु जो इसकी बाह्य परत है, जो बोलते हैं फोटोस्फीयर, बाह्य परत में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। अंदर का भाग जो है वो संकुचित हो जाएगा। ये सन है, सन के जो अंदर का भाग है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। लेकिन बाहर की ये जो परत है जो हम लोग देखते हैं, ये परत जो हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलती रहेगी। इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है और धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे बोलते हैं क्या, लाल दानव। इसे बोलते हैं क्या, लाल दानव। मतलब एक तारा जो है जब इसमें हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी तो जो अंदर का भाग है ये बिल्कुल संकीर्ण होने लगेगा तथा ये गर्म हो जाएगा, और बाहर का जो भाग है ये इसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित होती रहती है और धीरे धीरे ये पूरा सन जो है हमारा लाल हो जाएगा और इसी को बोलते हैं क्या, लाल दानव। इसके पश्चात तारे में एक विस्फोट होगा। इसके पश्चात तारे में क्या होगा, ये विस्फोट, तारा जो है वो टूट जाएगा, जिसे बोलेंगे क्या, सुपरनोवा। इस क्रिया को क्या बोलेंगे, सुपरनोवा। यदि तारे का द्रव्यमान, जो तारा टूटा उस तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होता है तो वह बोला जाएगा श्वेत वामन। तो वो क्या बोला जाएगा, श्वेत वामन। जैसे ये सन है, इसमें विस्फोट हो गया तो ये दो भागों में टूट गया। अगर ये टूटने के बाद में इसका जो वैल्यू है वो 1.4 ms से कम आई तो ये बोला जाएगा क्या, श्वेत वामन। तो उसे बोलेंगे श्वेत वामन। क्लियर, इसे बोलेंगे क्या, श्वेत वामन। अच्छा, आगे देखते हैं। परंतु कालक्रम में यह अत्यधिक ठंडा होने पर क्या बन जाता है, ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। जो हमारा ये श्वेत वामन था ये बिल्कुल ठंडा है, तो आगे चल के क्या बन जाएगी, इसे बोलेंगे क्या हम लोग, ब्लैक ड्वार्फ। इसी को बोलते हैं क्या, जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा क्या है, तारे में विस्फोट हो जाता है, उस विस्फोट के बाद में, तारे में विस्फोट के बाद में जो हमारा श्वेत वामन बनता है या ब्लैक ड्वार्फ बनता है, उसी को बोलते हैं क्या, जीवाश्म तारा। 1.4 ms को ही क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा। क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रशेखर सीमा का मान है कितना, 1.4 ms। इस सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर, मतलब जो 1.44 ms है, इससे अधिक द्रव्यमान होने पर इसमें से इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक से निकल जाते हैं। 1.4 जो द्रव्यमान है इससे अधिक का द्रव्यमान है तो जो नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनका अपने वेग से नाभिक से निकल जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़ देते हैं, बाहर चले जाते हैं, तथा शेष क्या बचता है, न्यूट्रॉन। इसे ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन तारा। इसे ही बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा या पल्सर। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब तारे में विस्फोट हो जाता है, विस्फोट के बाद में एक बन जाता है श्वेत वामन, एक बन जाता है श्वेत वामन, एक बन जाता है लाल दानव। लाल दानव क्या है, आगे हम लोग ये बताएंगे। लाल दानव क्या है, श्वेत वामन में क्या होता है, अगर इस श्वेत वामन का मान 1.44 ms से कम है तो ये बोला जाएगा जीवाश्म तारा। क्लियर। दूसरी तरफ जो ये दूसरा तारा है जिसका मान जो है वो 1.44 ms से अधिक है, इसकी वैल्यू 1.44 ms से अधिक है। क्लियर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अत्यधिक गति कर रहे हैं, गति के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक को छोड़ देते हैं और बाहर चले जाते हैं। जब नाभिक को इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा केवल न्यूट्रॉन, तो बचेंगे केवल न्यूट्रॉन। इसी को बोला जाता है क्या, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर। क्लियर। इसी को बोलते हैं न्यूट्रॉन या पल्सर तारा। आगे देखते हैं। न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। जो ये न्यूट्रॉन तारा बचा है इसमें सारा द्रव्यमान एक ही बिंदु पर आ जाता है, सारा एक ही बिंदु पर आ जाता है, तथा असीमित घनत्व युक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या
ब्लैक होल कहते हैं। जो ये सारा द्रव्यमान एक ही बिंदु पर आ जाता है, सारा द्रव्यमान एक ही बिंदु पर आ जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कृष्ण पिंड या ब्लैक होल। इस कृष्ण पिंड में गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि प्रकाश इसके अंदर जाता है और कभी भी वापस नहीं आ पाता। इधर उधर टकराता रहता है लेकिन कभी भी प्रकाश वापस नहीं आ पाता है, अंदर का अंदर ही रहता है। और इसका जो कलर हो जाता है अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण या चुंबक के कारण, तो ये बिल्कुल बन जाता है ब्लैक, पूरा बन जाता है क्या? ब्लैक। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। क्लियर? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लैक होल। यही घटना कहलाती है क्या? ब्लैक होल घटना। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लैक होल घटना। ब्लैक होल। तो ब्लैक होल हमें समझ में आया क्या होता है? एक बार हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। बिग बैंग सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा। क्या होता है बिग बैंग सिद्धांत? जो एक वैज्ञानिक थे जार्ज लेमेट्रे, वो बेल्जियम के रहने वाले थे। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड है एक, उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद में इसमें से अनंत जो है वो गैलेक्सियाँ बन गई, गैलेक्सियाँ हजारों गैलेक्सियाँ बनी, 100 अरब गैलेक्सियाँ बनी। और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब, प्रत्येक गैलेक्सी में क्या होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। क्लियर? प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे। तारों के पास में अपना प्रकाश होता है तथा अपनी ऊष्मा होती है जिससे वो चमकते हैं, जबकि ग्रह या पिंड के पास में अपनी ऊर्जा ग्रह नहीं होता है। ब्लैक होल कैसे बनता है वो आपको बताया गया पूरा। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल में क्या होता है? जो एक तारा है, इस तारे में विस्फोट हो जाता है तो ये दो टाइप में बढ़ जाता है। एक बन जाता है श्वेत वामन, जिसे बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ, एक बोलता है लाल दानव, इसे बोलते हैं रेड जेंट बन जाता है। श्वेत वामन में अगर 1.44 ms से इसका द्रव्यमान कम है तो ये जो होता है ये बन जाएगा जीवाश्म तारा, बिल्कुल बेकार। और ये जो लाल दानव होता है इसका अगर द्रव्यमान 1.4 ms से अधिक है तो ये बनता है क्या? लाल दानव। और लाल दानव में इलेक्ट्रॉन की अत्यधिक वेग के कारण इलेक्ट्रॉन इसे छोड़ के बाहर चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब छोड़ के बाहर चले जाएंगे तो केवल यहाँ बचेगा क्या? न्यूट्रॉन। और इसी को बोलते हैं क्या? न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा इसको बोलते हैं। फिर क्या होता है? न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक, ये न्यूट्रॉन तारा जो है इसमें अत्यधिक मात्रा में न्यूट्रॉन एक ही केंद्र पर संकेंद्रित हो जाते हैं, एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाते हैं तथा इसका घनत्व जो है वह बहुत अत्यधिक हो जाता है। घनत्व अत्यधिक हो जाने के कारण इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो इतनी अधिक हो जाती है कि इसमें अगर प्रकाश जाता है तो कभी वापस लौटकर नहीं आता है। और इसी कारण ये अंदर का जो भाग होता है ये बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। अंदर का भाग कैसा होता है? ब्लैक हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लैक होल घटना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लैक होल घटना। आज के लिए हम लोग अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? विश्व भूगोल में अगली कक्षा हमारी होगी कौन सी? सौर मंडल की। अगली कक्षा हम लोग पढ़ेंगे क्या? सौर मंडल। ठीक है, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें। धन्यवाद।